प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं श्याम कुमार सोनी, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सोजना, विकास खंड पटेरा, जिला दमोह, मध्य प्रदेश। आज हम कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान अध्याय 14 प्रजातंत्र के समक्ष प्रमुख चुनौतियां नामक अध्याय के अंतर्गत जनसंख्या विस्फोट, बेरोजगारी और सांप्रदायिकता पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए बच्चों, अब हम प्रजातंत्र के समक्ष प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी हैं समझते हैं। भारत ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही अपने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में सुधार के अनेक कार्य किए, लेकिन हमारे विकास के मार्ग में अनेक चुनौतियां हैं, जैसे सांप्रदायिकता, जातिवाद, क्षेत्रवाद, आतंकवाद, जनसंख्या विस्फोट, गरीबी, बेरोजगारी आदि समस्याएं मौजूद हैं, जिनके कारण हम विकास की गति को तीव्र नहीं कर पाए। ये समस्याएं हमारे बीच अविश्वास और मतभेदों को बढ़ाने का प्रयास करती हैं और जो हमारी प्राचीन मान्यताएं, परंपराएं समाज में व्यक्त हैं, ये सभी चुनौतियां हमारे देश के विकास में बाधक हैं। इन सभी समस्याओं का समाधान हमें मिलकर करना होगा, तभी स्वस्थ, संपन्न, मजबूत, विकसित देश का निर्माण किया जा सकेगा। तो आइए बच्चों, अब हम प्रजातंत्र के समक्ष प्रमुख बाधक तत्व या चुनौतियों को विस्तार से समझेंगे। पहला है जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट से आशय जब जनसंख्या वृद्धि दर इतनी तेज हो जाती है कि देश में उपलब्ध संसाधन आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते, तब ऐसी स्थिति को जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। जनसंख्या विस्फोट यानी लोगों की संख्या तेजी से बढ़ना और देश में उपलब्ध वस्तुओं द्वारा लोगों की जरूरत पूरी ना हो पाना, संसाधन की कमी पड़ जाना। बढ़ती जनसंख्या के कारण आज हमें जितने कपड़े और भोजन चाहिए उतने हमारे पास उपलब्ध नहीं हैं। आज हमें जितने मकान चाहिए उतने नहीं हैं। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का दूसरा स्थान है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। बच्चों, 1901 की जनगणना के अनुसार हम देखते हैं तो देश की जनसंख्या 23.8 करोड़ थी, जो आज बढ़कर लगभग 135 करोड़ हो चुकी है। आइए अब हम उन कारणों को देखते हैं जिनके कारण जनसंख्या में अधिक वृद्धि हुई है। पहला कारण बाल विवाह। ग्रामीण तथा अशिक्षित परिवारों में आज भी बाल विवाह की प्रथा प्रचलित है। कानूनी प्रतिबंधों के बावजूद भी कम आयु में ही अनेक विवाह संपन्न हो जाते हैं, जिसके कारण कम आयु में ही माता पिता संतानें उत्पन्न करने लगते हैं। दूसरा कारण भारतीय समाज का परंपरावादी होना। बच्चे के जन्म को
ईश्वर की देन मानते हैं। आज शिक्षित लोग भी यह मानते हैं कि वंश का नाम पुत्र से ही चलता है और पुत्र प्राप्ति की कामना करते हैं। शिक्षा का अभाव होने के कारण लोग परिवार नियोजन का महत्व नहीं समझते और जनसंख्या वृद्धि से होने वाली हानियों को भी नहीं समझ पाते। इस कारण जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। जनसंख्या विस्फोट का अगला कारण गरीबी एवं कृषि पर निर्भरता। गरीब लोग अधिक बच्चों को कमाई का साधन मानते हैं। हमारे देश में 70% जनसंख्या गांवों में निवास करती है और उनका मुख्य व्यवसाय कृषि यानी खेती किसानी है। कृषि कार्य में अधिक लोगों की आवश्यकता होती है। अधिक बच्चे कृषि कार्य में सहायता करते हैं, जैसे पशु चराना, खेतों की देखभाल करना आदि। इसी कारण भी जनसंख्या वृद्धि बढ़ती जा रही है। आइए अब हम जनसंख्या विस्फोट के प्रभाव देखते हैं। खाद्यान्न की कमी। बच्चों, जिस तीव्रता से जनसंख्या में वृद्धि हुई है, खाद्यान्न का उत्पादन उस तीव्रता से नहीं बढ़ा है। हमारे देश में खाद्यान्न सीमित है, इसलिए विभिन्न भागों में खाद्यान्न संकट हो गया है। अगली समस्या है आवास और शिक्षा की समस्या। जनसंख्या वृद्धि के कारण अधिकांश लोग गंदे तथा प्रकाशहीन घरों में और झोपड़ियों में रहने के लिए मजबूर हैं। लाखों लोग सड़कों किनारे सोकर रात गुजारते हैं। जनसंख्या वृद्धि के कारण आवास की समस्या बनी हुई है। अगली समस्या प्रति व्यक्ति आय में गिरावट। जनसंख्या वृद्धि के कारण व्यक्तियों को रोजगार नहीं मिल पाता। प्रति व्यक्ति आय में कमी हो रही है। ऐसे में जो निवेश का बड़ा भाग है वह जनसंख्या के भरण पोषण में लग जाता है और आर्थिक विकास नहीं हो पाता। अगला है बेरोजगारी की समस्या। जनसंख्या वृद्धि के कारण बेरोजगारी निरंतर बढ़ती जा रही है। सरकार जितने लोगों को रोजगार उपलब्ध कराती है, उससे अधिक नए लोग बेरोजगारी की लाइन में आ जाते हैं। महंगाई की समस्या। बच्चों, आप देख रहे हैं आज प्रत्येक वस्तु महंगी होती जा रही है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जनसंख्या का तीव्र गति से बढ़ना है। हमारे पास वस्तुएं सीमित यानी कम हैं, जिसके कारण लोगों की आवश्यकता पूरी नहीं हो पा रही है और महंगाई की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आइए अब हम देखते हैं जनसंख्या विस्फोट रोकने के उपाय। जनसंख्या विस्फोट के समाधान के उपाय। पहला, परिवार नियोजन कार्यक्रमों को लागू करना। परिवार नियोजन कार्यक्रमों को अधिक से अधिक बढ़ावा देना चाहिए। लोगों को गर्भ निरोधक उपाय हेतु
प्रेरित करना चाहिए। अगला, शहर व गांव में परिवार नियोजन केंद्र स्थापित किए जाने चाहिए। शहर व गांव में परिवार नियोजन केंद्रों के माध्यम से लोगों को टीकाकरण हेतु प्रेरित करना एवं बुनियादी प्रजनन सुविधाओं जैसी जानकारी उपलब्ध कराना। परिवार नियोजन केंद्रों द्वारा यह कार्य आसानी से किया जा सकता है। अगला है विवाह की आयु बढ़ाना। विवाह की आयु लड़कियों के लिए 20 वर्ष व लड़कों के लिए 23 वर्ष निर्धारित की जाए, इसके लिए कानून बनाना। अगला, शिक्षा का प्रचार करना। शिक्षा का प्रचार भी जनसंख्या समस्या का एक बड़ा साधन है, क्योंकि जब व्यक्ति शिक्षित हो जाता है तब वह रूढ़िवादी विचारधाराओं से दूर हो जाता है। वह अपने परिवार की वृद्धि के बजाय जीवन स्तर को ऊपर उठाना ज़्यादा बेहतर समझता है। अगला है स्त्री शिक्षा पर बल दिया जाना चाहिए। ग्रामीण शिक्षा एवं महिला शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाना आवश्यक है, तभी जनसंख्या वृद्धि को रोका जा सकता है। अगला है सामाजिक संस्थाओं को परिवार नियोजन कार्यक्रमों से जोड़ना। सामाजिक केंद्रों द्वारा लोगों को परिवार नियोजन का प्रशिक्षण दिलवाया जा सकता है, जो लोगों में हम दो हमारे एक का नारा लगवाने में अधिक प्रभावशाली हो सकेगा और जन्म दर को घटाने में सहायता प्रदान करेगा। आइए अब हम देखते हैं कि बेरोजगारी क्या है। बेरोजगारी का अर्थ, बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति से है जिसमें व्यक्ति वर्तमान मजदूरी की दर से काम करने को तैयार होता है, परंतु उसे काम नहीं मिलता। इसे ही बेरोजगारी कहते हैं। यानी व्यक्ति काम करना चाहता है लेकिन उसे काम नहीं मिल पा रहा है। भारत में बेरोजगारी के प्रकार। भारत में बेरोजगारी 2 प्रकार की होती है। पहला शहरी बेरोजगारी, दूसरा ग्रामीण बेरोजगारी। शहरी बेरोजगारी, शहरों में आज बड़ी संख्या में लोग शिक्षा प्राप्त कर बेकार बैठे हुए हैं, यानी उन्हें अपनी योग्यता के अनुरूप रोजगार नहीं मिल पा रहा है। ऊपर से ग्रामीण क्षेत्रों से जनसंख्या शहरों की ओर आती जा रही है। मशीनीकरण और आधुनिकीकरण के कारण लोगों को काम नहीं मिल पा रहा है। लोगों की संख्या शहरों में बढ़ती जा रही है। इसी को शहरी बेरोजगारी कहा जाता है। ग्रामीण बेरोजगारी, कृषि क्षेत्र में साल भर कार्य नहीं रहता। 5-6 महीने किसान बेकार रहते हैं। पैसों की कमी के कारण लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास नहीं हो पाता। लोगों को पूरे साल काम नहीं मिलता और उनकी कमाई में बढ़ोतरी नहीं हो पाती।
गांव में लोग बेकार बैठे रहते हैं, इसे ही ग्रामीण बेरोजगारी कहते हैं। बच्चों, हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। आइए देखते हैं बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी कारण कौन कौन से हैं। भारत में बेरोजगारी के कारण जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि होना। आज हमारे देश में जिस गति से लोगों की संख्या बढ़ रही है, उस गति से रोजगार के अवसर नहीं बढ़े हैं। यानी आज हमें लोगों के लिए जितने काम चाहिए उतने काम नहीं हैं। दोषपूर्ण शिक्षा व्यवस्था का होना। वर्षों से हमारी शिक्षा पद्धति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। हमारी वर्तमान शिक्षा पद्धति का आधार प्रायोगिक या व्यावसायिक नहीं है। यही कारण है कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी हमें नौकरी नहीं मिल पाती है। अगला कारण है लघु उद्योगों का नष्ट होना। बच्चों, आज हमारा युवा दिखावे की जिंदगी जीने का आदी हो गया है। यहाँ सबको कुर्सी वाली नौकरी चाहिए। लाखों युवा अपने पैतृक व्यवसाय से विमुख होकर रोजगार की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। अगला, उद्योगों में मशीनीकरण। कई कंपनियों ने लोगों की संख्या को कम करके मशीनों से काम करना शुरू कर दिया है, जिसके कारण लोगों के लिए नौकरी के अवसर कम हो गए हैं और बेरोजगारी बढ़ गई है। बेरोजगारी का अगला कारण है शिक्षितों का दोषपूर्ण दृष्टिकोण। पढ़े लिखे व्यक्ति आज मजदूरी करना नहीं चाहते। वे शारीरिक श्रम कार्य करने की अपेक्षा बेकार रहना पसंद करते हैं। आइए बच्चों, अब हम देखते हैं बेरोजगारी के कौन कौन से प्रभाव हैं। पहला, सामाजिक समस्याएं। शिक्षित बेरोजगार युवक बेरोजगारी से परेशान होकर आज हिंसा का मार्ग अपना रहे हैं, जैसे चोरी डकैती, बेईमानी, शराबखोरी, नशा तथा एटीएम मशीनों को तोड़ना, हत्या जैसी घटनाएं समाज में बढ़ रही हैं, जो समाज और देश के लिए हानिकारक है। अगला, मानव शक्ति का अपव्यय। कार्य करने योग्य व्यक्ति जब बेकार रहते हैं तो उनका श्रम बेकार हो जाता है। जैसे कोई लड़का पढ़ लिख जाता है और उसे नौकरी पाना है, लेकिन उसे नौकरी नहीं मिल पाती और वह बेरोजगार हो जाता है। इस प्रकार बेरोजगारों की श्रम शक्ति का उपयोग नहीं हो पाता। अगला है आर्थिक विकास में बाधा। बेरोजगारी से बचत शून्य हो जाती है, क्योंकि व्यक्ति कोई काम नहीं करता। इस प्रकार उसकी आय कम हो जाती है, जिसकी वजह से पूंजी निर्माण में गिरावट आती है। जैसे कोरोना महामारी के कारण आज
देश की अधिकांश फैक्ट्रियां, प्राइवेट स्कूल, कॉलेज, दुकानें, कारखाने आदि अचानक बंद हो गए। उसमें जितने भी मजदूर कामकाज कर रहे थे वे सभी बेरोजगार हो गए। आइए बच्चों, अब हम भारत में बेरोजगारी दूर करने के उपाय देखते हैं। पहला, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण। जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि ही बेरोजगारी का मूल कारण है। अतः इस पर नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है। जनता को छोटा परिवार, सुखी परिवार का महत्व समझना चाहिए, तभी रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। अगला उपाय, लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास। ये उद्योग बेकार बैठे किसानों और उनके घर के सदस्य अपनी क्षमता, श्रम, कला, कौशल और छोटी छोटी जमा राशियों का उपयोग कर अधिक आय और रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। अगला उपाय, कृषि का विकास करना। कृषि के क्षेत्र में नए कार्यक्रम लागू किए जाने चाहिए, जैसे बहु फसल योजना, उन्नत बीज, अच्छी खाद, कृषि यंत्रों का उपयोग, नई तकनीकों का उपयोग। कृषि आय बढ़ेगी और रोजगार मिलेंगे। बेरोजगारी दूर करने का अगला उपाय, व्यावसायिक शिक्षा पर बल देना। हमारे देश की शिक्षा पद्धति में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। हमें शिक्षा को रोजगार उन्मुख बनाना चाहिए। हाई स्कूल पास करने के बाद छात्रों के पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को जोड़ना चाहिए, ताकि छात्र शिक्षा प्राप्त करने के बाद अपने काम धंधे कर सकेंगे और देश में बेरोजगारी की समस्या दूर हो जाएगी। अगला उपाय, सहायक उद्योगों का विकास। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के सहायक उद्योग जैसे पशुपालन, मछली पालन, बागवानी, फूलों की खेती आदि का विकास करना चाहिए, ताकि किसानों एवं घर बैठे व्यक्तियों को साल भर रोजगार मिल सके। हमारे देश में सांप्रदायिकता के बढ़ते मामले चिंता का विषय है। तो चलिए देखते हैं सांप्रदायिकता क्या है। सांप्रदायिकता का अर्थ राष्ट्रहित को भुलाकर एक पंथ अथवा एक संप्रदाय विशेष के प्रति निष्ठा रखकर उसके विस्तार के लिए सोचना और कार्य करना तथा दूसरे पंथ या संप्रदाय के प्रति घृणा का भाव रखना और उन्हें हानि पहुंचाना सांप्रदायिकता कहलाती है। सांप्रदायिकता यानी धार्मिक समुदाय में भिन्नता होना, जिसके कारण आपस में मतभेद हो जाता है। बच्चों, आप देखते हो आज हमारे समाज में कई अलग अलग धार्मिक समूह हैं। जब यही समूह एक दूसरे के प्रति घृणा का भाव रखने लगते हैं और लड़ाई झगड़े करने लगते हैं, अपने धर्म को श्रेष्ठ व अन्य धर्म की
आलोचना या उपेक्षा कर हिंसा का मार्ग अपना लेते हैं तो उसे सांप्रदायिकता कहते हैं। आइए अब हम देखते हैं सांप्रदायिकता के कौन कौन से कारण हैं। सांप्रदायिकता के कारण: पहला, फूट डालो और शासन करो की नीति। फूट डालो और शासन करो की नीति ने सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया है। जैसे 1905 में लॉर्ड कर्जन ने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाकर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच आपसी मतभेद को बढ़ाकर देश का विभाजन करवाया, जिसके कारण लोगों के बीच घृणा और अविश्वास की भावना बढ़ गई, जो आज भी सांप्रदायिकता के रूप में विद्यमान है। धार्मिक नेताओं का दृष्टिकोण: कुछ धार्मिक नेता अपने को राजनीति में महत्वपूर्ण बनाए रखने के लिए सांप्रदायिकता का सहारा लेते हैं। वे धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं और अपने लोगों के हितों की सुरक्षा के लिए कार्य करते हैं और चुनाव के समय धर्म, जाति को हथियार बनाकर खुलकर प्रयोग करते हैं। अगला कारण, भ्रामक प्रचार। भ्रामक प्रचार सांप्रदायिक भावनाओं को उत्तेजित करने का काम करती हैं। जैसे भारत में होने वाली हर छोटी घटना को कुछ देश तूल देकर प्रसारित करते हैं, जिसके कारण सांप्रदायिक दंगों का खतरा बढ़ जाता है। अगला कारण, निजी स्वार्थ। कुछ राजनीतिक दल अपने निजी स्वार्थों के लिए देश के लोगों के बीच एक दूसरे के प्रति नफरत की भावनाओं को भड़काते हैं और सांप्रदायिकता को बढ़ावा देते हैं। बच्चों, सांप्रदायिकता से कई प्रकार की हानियां होती हैं, तो आइए हम देखते हैं सांप्रदायिकता के प्रभाव। पहला, नागरिकों में असुरक्षा की भावना पैदा होना। जब देश में धर्म, जाति, भाषा के नाम पर लड़ाई झगड़े और दंगे होते हैं, तब देश की शांति भंग हो जाती है और लोग भयभीत हो जाते हैं। इस कारण नागरिकों में असुरक्षा की भावना पैदा हो जाती है। अगला प्रभाव है राष्ट्रीय एकता को खतरा। सांप्रदायिकता के कारण झगड़ों और दंगों में सेना लगानी पड़ती है, जबकि सेना की आवश्यकता देश की सीमा के लिए अधिक जरूरी है। अगला प्रभाव, सांप्रदायिकता से जनधन की हानि होती है। जैसे दंगों में वाहन जला दिए जाते हैं, संपत्ति नष्ट हो जाती है, लोग मारे जाते हैं आदि। अगला प्रभाव, आर्थिक विकास में बाधा। सांप्रदायिकता से आर्थिक विकास में बाधा आती है, क्योंकि जिस गति से देश का आर्थिक और औद्योगिक विकास करना था, उसे छोड़कर बचाव कार्य में करना होता है। आइए बच्चों, अब हम देखते हैं सांप्रदायिकता को दूर करने के उपाय। पहला उपाय, सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन करना। सभी सांप्रदाय के लोगों को मिलजुल कर सभी धर्मों की प्रार्थना सभाओं का
आयोजन करना, ताकि लोगों के बीच घृणा और अविश्वास की भावना को समाप्त किया जा सके। दूसरा उपाय, शिक्षा द्वारा सभी धर्मों के प्रति आदर की भावना का विकास करना। अगला, नैतिक गुणों का विकास करना। शिक्षा के पाठ्यक्रम द्वारा सभी धर्मों की अच्छी बातें बताई जाएं। सभी लोगों में सत्य, अहिंसा, प्रेम, सदाचार, समानता आदि नैतिक गुणों का विकास करना चाहिए। अगला उपाय, धार्मिक राजनीतिकरण पर रोक। चुनाव के समय नेताओं को राष्ट्रहित को ध्यान में रखकर कार्य करना चाहिए, ताकि धर्मनिरपेक्षता की भावना में बाधा न आए। अगला उपाय, कठोर कानूनों का निर्माण। सांप्रदायिकता फैलाने वाले तत्वों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। अगला, राष्ट्र प्रेम की भावना का विकास करना। बच्चों, हम देखते हैं देश के विकास में सभी धर्मों का सहयोग रहा है, जैसे ताजमहल, लाल किला, मीनाक्षी मंदिर, स्वामी विवेकानंद स्मारक आदि जैसी अनुपम कलाकृतियां सभी धर्मों की देन है, जिस पर भारतवासियों को गर्व है। उसी प्रकार आज हमें एकजुट होकर राष्ट्र प्रेम की भावना का विकास करना चाहिए। अभ्यास हेतु प्रश्न। प्रश्न 1, जनसंख्या विस्फोट के समाधान के कोई 5 उपाय लिखिए। प्रश्न 2, भारत में बेरोजगारी दूर करने के कोई 5 उपाय लिखिए। प्रश्न 3, भारत में प्रजातंत्र के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं, लिखिए। प्रश्न 4, बेरोजगारी से क्या आशय है। बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर अपनी नोटबुक में लिखना है। धन्यवाद।